बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। इन टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट जो है 15 करने जा रहे हैं। और आज के जो टॉपिक है वो फिनिशिंग टॉपिक्स है, छोटे छोटे से हैं। ठीक है, देख लेते हैं। इसके पॉइंट्स भी ओरली बता दूंगा, लिखवाऊंगा नहीं, साथ साथ सुन सुन के जो है वो लिखते रहिएगा आप लोग। पिछला पार्ट अगर नहीं देखा है आप लोगों ने, फ्यूल सेल वाला, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पिछले पार्ट में फ्यूल सेल के अंदर मैंने ये भी बताया भाई बिजली आजकल बनती कैसे है। ठीक है, तो वो पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर देखें, आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, वाइट कलर की पट्टी ऐसे आ रही होगी, क्लिक करें, आपको पिछले पार्ट पे चले जाएंगे। और हर वीडियो के अंदर मैं यही करता हूँ कि उससे पिछला पार्ट जो है ऊपर ही मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के लास्ट में जो है वो तो आपको पार्ट 1 जो है इस चैप्टर का, वीडियो के लास्ट में आपको लिंक नज़र आ जाएगा पार्ट 1, उस पर क्लिक करें आप और पार्ट 1 पे चले जाएं। फिर तो बस पार्ट 1 मिल जाएगा तो 2 भी मिल जाएगा, 3 भी मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में चले जाएं। प्लेलिस्ट में तो खैर पूरे चैप्टर के ही मौजूद हैं। ठीक है, कमेंट मैंने पढ़ा तो करे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक दे दें। भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट नहीं है, पूरी 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है। ठीक है, जिसमें सारे चैप्टर मौजूद हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेके ये चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। तो अब ये टॉपिक ले लेते हैं, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। कोरोजन क्या होता है, इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, और उसमें जो है वो गैल्वनाइजिंग ये है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये है। 3 छोटे छोटे से टॉपिक हैं, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। कोरोजन वैसे आपको पता ही है, कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते लाजमी रहना है। कोरोजन वैसे आप लोगों को सबको ही अंदाज़ा है कि ये है। ठीक है, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, चाहे आप केमिस्ट्री जानते हैं या नहीं हैं, आपको कोरोजन का पता है। कैसे पता है? जंग लग जाना, लोहे की चीज़ों को जंग लग जाना। भाई बाइक वगैरह चलाते हैं, बारिशों के दिनों में ख़ास तौर पे आप नोट करते हैं आपकी चीज़ों को जंग लग जाता है। ठीक है, जंग लग जाना, इसको क्या कहते हैं हम? जंग लग जाने को, इसको हम कहते हैं रस्ट। रस्ट टॉपिक लिख लेते हैं, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। कोरोजन और उससे बचाव। तो कोरोजन क्या है इसको भी देख लेते हैं हम, और इससे बचते कैसे हैं ये भी देख लेते हैं। बहरहाल तो ये रस्ट जो है ये बड़ा एक कॉमन सा सिस्टम आपको नज़र आता है, हर कोई इससे फैमिलियर है, आप बड़े अच्छे से वाकिफ़ होंगे इससे। ठीक है, बाइक्स वगैरह आप चलाते होंगे तो ताले में जंग लग जाता है, चाबी में जंग लग जाता है, बाइक की चेन में जंग लग जाता है। ये नॉर्मली रेनी सीज़न में आपको वास्ता पड़ता है इन चीज़ों से। आखिर रेनी सीज़न में ऐसा क्यों होता है भाई, आम दिनों में क्यों नहीं होता? और क्या सिर्फ ये रस्ट या जंग लग जाना ये वाहिद कोरोजन है, या कोरोजन की और भी टाइप्स होती हैं? भाई कोरोजन की और भी टाइप्स होती हैं। ये रस्ट जो है ये कोरोजन की एक टाइप है। कोरोजन का आसान सा मतलब क्या है? इसका मतलब ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस में क्या है? इस प्रोसेस के अंदर जो मेटल के एटम हैं, मेटल सरफेस के जो एटम्स हैं, मेटल सरफेस के जो एटम्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आप आयरन को ले लीजिए, आयरन की बनी हुई चीज़ों को ले लीजिए। ठीक है, तो मेटल या मेटल से बनी हुई चीज़ें, उनकी जो सरफेस के ऊपर एटम्स हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज्ड का मतलब ऑक्सीजन के साथ केमिकली रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, ऑक्सीजन के साथ केमिकली रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। कब शुरू करते हैं ये? हाँ, अब इसकी तरफ आ जाएं। ये कोरोजन की एक टाइप है, रस्ट लग जाना। कौन से मौसम में नोट करते हैं आप? रेनी सीज़न, बरसात के मौसमों में बहुत ज़्यादा आप नोट करते हैं, जंग लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मेटल के सरफेस के जो एटम्स हैं वो ऑक्सीडाइज, यानी कि हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट जब ही करेंगे जब पानी मौजूद होगा, वाटर, इसकी मौजूदगी ज़रूरी है। और वाटर कब आपको मिलता है? वाटर आपको रेन, जब बारिश हो रही होती है। सी शोर या साहिल समंदर की तरफ रहने वाले लोगों को बड़ा अच्छा मंज़र होता है कि साहिल के ऊपर आप, कितनी खूबसूरत जगह होती है, दरख्त होते हैं, समंदर का साहिल होता है, लाइक दिस, है ना। वहाँ पर रहने का तो मज़ा ही अलग है। भाई रह तो सकते हैं आप, नो इशू, लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ा मसला कोरोजन का है, रस्ट का है। क्यों? क्योंकि वहाँ की हवा जो है वो नमदार है, ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, नमी बहुत ज़्यादा है वहाँ की हवा में। ठीक है, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि चीज़ें बहुत जल्दी रस्टी हो जाती हैं, करोडेड हो जाती हैं।
समझ में आ गई बात आपको? तो ये रस्ट का भी मैंने बता दिया आपको कि ये एक टाइप है करोजन की। करोजन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें मेटल के सरफेस के एटम्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, केमिकल रिएक्शन शुरू कर देते हैं हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर की मौजूदगी में, जो कि नॉर्मली रेनी सीजन में होता है। तो करोजन की डेफिनेशन भी आपको पता चल गई, रस्ट का मामला भी आपको पता चल गया, ठीक है। इसका केमिकल रिएक्शन जो है वो नॉर्मली जो है वो बताया जाता है क्या, ये वाला, कि आयरन के एटम्स जो हैं 4Fe, इसके साथ ये S लगा हुआ, आयरन के एटम जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं 3 जो है वो ऑक्सीजन के मोल के साथ। ऑक्सीजन हवा में मौजूद है, गैस है, और इसके नतीजे में जंग बन रहा है, रस्ट, Fe2O3, Fe2O3, ये है वो रस्ट, ये है वो जंग, ब्राउन कलर का जो बन जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड, इसको फेरस ऑक्साइड भी कहते हैं। बेसिकली फेरस नाम है इसका, Fe, जिसको हम आयरन कहते हैं। तो आयरन ऑक्साइड के लिए, फेरस ऑक्साइड के लिए, ये क्या है, ये रस्ट है, तो ये बन जाता है, ठीक है भाई। करोजन समझ में आ गया। इसमें आपको इसका भी पता लग गया कि ये करोजन की एक टाइप जो है रस्ट, बार बार कह रहा हूँ, करोजन की एक टाइप है रस्ट। और भी किस्मों की करोजन्स होते हैं, अभी आप सिर्फ रस्ट को का मैंने मिसाल दे के आपको समझाई है। अच्छा, ये तो जो मैंने आपको बताया है कि ये नॉर्मली होता है, थ्योरीज़ भी कुछ इन्वॉल्व होंगी ना, थ्योरीज़, इसके पीछे कुछ थ्योरीज़ भी इन्वॉल्व हैं, काफ़ी सारी थ्योरीज़ हैं इसके हवाले से कि ऐसा होता कैसे। देखिए, ये बात तो तय है कि रस्टिंग के दौरान जो आयरन की सरफेस के एटम्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन ये हो कैसे रहा है, क्या पानी जाके हवा में, ऑक्सीजन तो देखें मौजूद है ही ना, आपको नज़र नहीं आ रही ये अलग बात है, लेकिन ऑक्सीजन गैस मौजूद है। अगर ये एक आयरन का पीस है तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ टकरा रहे हैं ना। यानी कि जब मैं कह रहा हूँ कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इसकी सरफेस से टकरा रहे हैं, इस मेटल की सरफेस से टकरा रहे हैं, ये आयरन का पीस है, इससे टकरा रहे हैं, तो रिएक्शन क्यों नहीं कर रहे? यहाँ पर एक मीडियम चाहिए, वाटर। अगर पानी मौजूद होगा, यहाँ पर भी पानी लगा हुआ होगा, और तब जाके ये ऑक्सीजन के एटम्स टकराएंगे इससे, तो ये ऑक्सीजन के एटम्स इस आयरन के एटम्स के साथ रिएक्ट करके रस्ट बनाना इसके ऊपर शुरू कर देंगे। अब ये होगा कैसे? अब आप बोल रहे होंगे सर होगा कैसे, आपने बता तो दिया कैसे होगा, सारा प्रोसेस बता दिया, होगा नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि मिलने के बाद भी आगे बहुत कुछ हो रहा है, कैसे मिल रहे हैं? ये मिल तो गए हैं, ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल और ये आयरन के सरफेस के एटम्स मिल तो गए हैं, पानी भी मौजूद है, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है? तो इसके हवाले से मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं। एक थ्योरी जो है ना वो इसके हवाले से ये है, क्योंकि देखें अगर इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में इस टॉपिक को रखा गया है तो यकीनन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, कुछ ना कुछ इसका उससे ताल्लुक़ तो होगा, तो यहाँ पर जो थ्योरी है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी कहलाती है, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती है यहाँ पर कि यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो रहा है भाई, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो आप इतना पढ़ चुके हैं, अभी तक आपने मेरी वीडियो देखी है सारी की सारी, तो यार फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो एनोड भी होगा, कैथोड भी होगा, और इलेक्ट्रोलाइट भी होगा। आपने देखा है ना इस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है, ये एक जो है वो इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा जो है वो इलेक्ट्रोड है, और ये जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है। इसके अंदर कोई ना कोई कंपाउंड मौजूद है, मिसाल के तौर पर जिंक सल्फेट मौजूद है, जस्ट लाइक दिस। तो कोई इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड, और उसके बाद ये वायर यहाँ से कनेक्ट करते हैं हम, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुरू होता है। समझ आ रही है ना बात आपको? ये आप अभी तक बहुत सुन चुके हैं। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है? इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी जो है क्या वो यही बात कर रही है? बिल्कुल भाई, ऐसा ही हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो एनोड और कैथोड यहाँ पर हैं क्या? मेटल के एटम्स ही हैं।
ये थ्योरी ये कहती है, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ये कहती है कि इस करोजन के प्रोसेस में, इस रस्टिंग के प्रोसेस में जो भी मेटल होगा उसके जो एटम होंगे उन्हीं में से एटम्स जो हैं वो कुछ कैथोड का किरदार अदा कर रहे हैं और कुछ एनोड का किरदार अदा कर रहे हैं इस थ्योरी के मुताबिक। चलें, ये थ्योरी ने एनोड और कैथोड का तो मसला हल कर दिया। अब इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको पता है पानी चाहिए और उसके अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट डिज़ोल्व होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैसेस मौजूद हैं हवा में, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनको आयनाइज होना है। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट जो भी होता है, जैसे कि जिंक सल्फेट है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसको पानी में हमने डाला है तो पानी भी तो चाहिए भाई। पानी की पहली बात हो चुकी है कि रेनी सीज़न जो है वो होना चाहिए, तो पानी भी आ गया। तो यहाँ पर ये आपके इलेक्ट्रोलाइट हो गए, ये पानी हो गया, ठीक है। और वो मेटल के एटम्स जो हैं कुछ कैथोड बन गए, कुछ एनोड बन गए। बस इस इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के हवाले से सिर्फ इतनी ही बात आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी है जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसकी प्रिवेंशन की तरफ चलते हैं। करोजन में हमने रस्टिंग को तो देख लिया, इसकी प्रिवेंशन मतलब इससे बचे कैसे। ये बात आपको पता है कि आप दरवाज़ों पे, आपके लोहे के दरवाजे वगैरह होते हैं, पेंट करवा देते हैं ना, तो पेंट करवा दें आप। पेंट से जो है वो क्या होगा, पेंट की लेयर जो आ जाएगी लोहे के दरवाज़ों के ऊपर, जो आप पेंट करवा देते हैं लोहे के दरवाजे के ऊपर, तो वो जो आयरन है क्या होगा, उसका डायरेक्ट कांटेक्ट ऑक्सीजन और हवा में मौजूद वाटर के साथ नहीं हो पाएगा, बीच में पेंट आ गया। ये तो बड़ा आसान सा तरीका है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। क्या इसके अलावा भी कुछ और तरीके हैं? हाँ, इसके अलावा भी कुछ और तरीके हैं। अगर आप कोरोजन से बचना चाहते हैं, ख़ास तौर पर रस्ट से बचना चाहते हैं, क्योंकि ये दरवाजे खिड़कियों तक तो बात समझ में आ रही है कि भाई यहाँ तो हम पेंट करवा के मसला हल कर लेंगे। दरवाजे खिड़कियों में तो लोहे के दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, इनके यहाँ तक तो बात समझ आ रही है कि पेंट करवा के मसला हल करवा लेंगे। लेकिन हमारी बहुत सारी छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं, कंप्यूटर के अंदर लगी होती हैं, मोबाइल में लगी होती हैं, वहाँ पर भी तो मेटल है। और मेटल सिर्फ आयरन थोड़ी है जो कि करोड हो रहा है, और भी मेटल हैं जो कि करोड हो रहे हैं। क्या करें, दूसरे मेटल को उसके ऊपर लगा दें, कोट एनदर मेटल, कोट एनदर मेटल ऑन द मेटल। ये है टू द पॉइंट बात। ये दूसरा तरीका है कि आप कोट कर दें। कोट मीन्स जैसे पेंट नहीं कर देते, ऐसे आप एक दूसरे मेटल को पेंट कर दें उस मेटल के ऊपर जिसको आप बचाना चाहते हैं, उसका कोट कर दें। समझ में आ रही है बात आपको? और यहाँ पर कौन कौन से ख़ास तौर पे जो है वो कोटिंग होती है, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, इसके अंदर जिंक है, ठीक है, उसकी कोटिंग होती है। जिंक है, और भी लिखा हुआ था यहाँ पर, जिंक है, जिंक मेटल है, उसकी कोटिंग कर लें। क्रोमियम है, ये जो मेटल जिसकी कोटिंग करनी है आप जिंक को ले लें। क्रोमियम है, इसकी कोटिंग होती है। SN, टिन जो है, SN बोलें तो टिन, इसकी कोटिंग होती है। CR, क्रोमियम, इसकी कोटिंग होती है। जिंक, इसकी कोटिंग होती है। इनकी कोटिंग आप कर दें, ठीक है, किसी दूसरे मेटल के ऊपर। अब ठीक है, अब इसके ऊपर आगे बात करता हूँ जब मैं अगला टॉपिक बता दूँ गैल्वेनाइजिंग क्या है, क्योंकि ये जिंक से ही गैल्वेनाइजिंग शुरू हो रहा है। गैल्वेनाइजिंग बहुत आसान सा टॉपिक है। गैल्वेनाइजिंग कोई इसमें इतनी टेंशन की बात नहीं है। आपको कोटिंग करनी है जिंक की। गैल्वेनाइजिंग क्या है, ये प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के अंदर आप क्या कर रहे हैं, आप कोटिंग कर रहे हैं। किसकी कोटिंग कर रहे हैं? यहाँ तो मैंने बहुत सारे नाम लिए थे ना इन मेटल्स की, नहीं, इन मेटल्स में सिर्फ जिंक जो है इसकी कोटिंग होगी। आपने जिंक को कोट कर देना है किसी दूसरे मेटल के ऊपर, ठीक है। अब किस तरह से कोट करेंगे, आप इस जिंक को जो है वो पाउडर फॉर्म में ले आइए, पाउडर फॉर्म में ले आइए, या फिर जिंक जो है वो लिक्विड फॉर्म में हो, जिंक जो है वो लिक्विड फॉर्म में हो। भाई जिंक को लिक्विफाई भी तो कर सकते हैं ना,
पिघला के इसको लिक्विड मोल्टेन स्टेट में भी तो ला सकते हैं ना। तो एक बाल्टी लें आप, ठीक है, और ये जिंक लें, जिंक का पीस आप बाज़ार से ले आए, आपने इसको क्या किया, हीट किया। जब ये हीट हो के क्या हो गया, लिक्विड बन गया। अब इस लिक्विड जिंक को आप इस बाल्टी में डाल दें, ये आ गया लिक्विड जिंक। अब ये एक पीस है दूसरा आयरन का, छोटी सी चिप है आयरन की जो कि किसी डिवाइस में आपने यूज़ करनी है। अब इसको कोट करना है, इसको कोट करना है, आप इसको आराम से इसके अंदर डाल दें। ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, इस पिघली हुई इस मोल्टेन जिंक के अंदर डिप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिप हो जाएगी। अब इसको निकाल लें, इसको बाहर। अब इसके ऊपर पूरी कोटिंग हो गई जिंक की, ठीक है। एक और तरीका है कोटिंग का जिसको हम एलॉइंग कहते हैं। एलॉइंग, एलॉइंग, एलॉइंग के अंदर भी आप एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ जो मिक्स करते हैं, तो मिक्स ना करें, एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर कोट कर दें। कैसे, पिघला के, मेल्ट करके, जैसे कि जिंक को हमने किया, ठीक है भाई। तो ये गैल्वेनाइजिंग क्या है, ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर आप जिंक की कोटिंग कर रहे हैं, स्पेशली जिंक की कोटिंग कर रहे हैं दूसरे किसी मेटल के ऊपर, ताकि वो मेटल जो है आपका करोजन से महफूज हो जाए। दिस इज़ कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग एक प्रोसेस है, ठीक है भाई। अच्छा, ये बात हो गई। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर आखिरी टॉपिक जो देख लें हम, एक और तरीका है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है ये भी एक प्रोसेस का ही नाम है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है ये भी एक प्रोसेस का ही नाम है। आपने गौर किया गैल्वेनाइजिंग के अंदर आपने कोई इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस नहीं किया, नहीं, बल्कि अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा। वो जो जिंक का आप इतना बड़ा टुकड़ा लेके आए थे, आप उसको क्या कर रहे थे, आप उसको पिघला रहे थे, आप उसको मेल्ट कर रहे थे, ऐसी बात है ना। और उसके अंदर आप दूसरा मेटल जो है उसको डिप कर रहे थे ताकि उसकी कोटिंग हो जाए। आपने कोई इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस नहीं किया। ये जिंक का टुकड़ा लाने के बजाय आप ऐसी चीज़ भी तो ला सकते हैं जिसके अंदर जिंक मौजूद हो सकता है ना। किसमें, कहाँ, ये रहा जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट ये जो है भाई, इसके अंदर भी तो जिंक मौजूद है ना, ये रहा जिंक, इसमें भी मौजूद है। आप इस कंपाउंड को यूज़ करें, यहाँ से जिंक आपको मिल जाएगा, और इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस को आप यूज़ करें। मिसाल के तौर पर ये एक स्ट्रिप है जिसको आप जो है वो, ये दूसरी स्ट्रिप है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस, इसमें जिंक सल्फेट है। जब जिंक सल्फेट इसमें आप डालेंगे तो जिंक सल्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी के अंदर आप डालेंगे तो जिंक आइंस और सल्फेट आइंस। ये वो टुकड़ा है जिसको, ये वो पीस है जिसको आप कोट करना चाहते हैं। ये आयरन का बना हुआ, ये आयरन का बना हुआ। आप इस आयरन के टुकड़े को कैथोड बना दीजिए। कैथोड, कैथोड, कैथोड आपको पता है नेगेटिव होता है। अब कैसे इसको कैथोड बनाएंगे, जो बैटरी आप लें, बैटरी के आपको पता है दो टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। दो वायर्स लें आप, नेगेटिव टर्मिनल से वायर को कनेक्ट करके इसके साथ कनेक्ट कर दें। नेगेटिव टर्मिनल से जो वायर कनेक्ट होगी इस स्ट्रिप के साथ, इस मेटल की स्ट्रिप के साथ जिसको कोट करना है, ठीक है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये आयरन का पीस कैथोड बन जाएगा। और इस वाले पीस को आप क्या करें, अगर आप जिंक सल्फेट का सलूशन नहीं डालना चाहते कोई मसला नहीं, वैसे जिंक सल्फेट आप डाल दें इसके अंदर, और आप अच्छी कोटिंग करना चाहते हैं तो ये जो पीस है ना, ये वाला पीस, आप इस पूरे के पूरे पीस को, ये पूरा का पूरा पीस ही जिंक का ले आएँ आप। देखिए दो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर, जिंक सल्फेट आप डाल दें तो जिंक के आइंस यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद ये जिंक के आइंस जो है ये क्या करेंगे, +2 लिखा हुआ तो इसका मतलब इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं, ये रहे नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन ये आ रहे हैं। ये जिंक के आइंस यहाँ पर आके ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके जिंक का एटम बन जाएगा। ये जिंक का एटम पता है इसके ऊपर सिर्फ इस जगह पे नहीं बनेगा, बल्कि ये जिंक के आइंस जो हैं इस पूरे के पूरे कैथोड इस आयरन के पीस को घेर लेंगे, बिल्कुल घेर लेंगे, कोई एक नुक्ते बराबर भी जगह नहीं छोड़ेंगे। ये जिंक के आइंस जो हैं पूरे के पूरे इसको घेर लेंगे।
और क्या लेंगे यहाँ से, इलेक्ट्रॉन्स लेंगे जो यहाँ से मुस्तकिल आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, और क्या बनते चले जाएंगे, जिंक के एटम्स, जिंक के एटम्स, जिंक के एटम। तो पूरे इस आयरन के पीस के ऊपर बाल बराबर भी जगह नहीं छोड़ेंगे, ये जिंक के एटम्स पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, ये कोटिंग हो गई भाई, ये कोटिंग हो गई। आपने इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस की मदद से इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर ली, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो पूरे के पूरे इस मेटल के पीस के ऊपर, आयरन के पीस के ऊपर जिंक को आपने कोट कर दिया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब यहाँ पर जो मैंने बताया, उन्होंने बताया जिंक सल्फेट से जिंक के आयन आ रहे हैं, इसको भी तो कुछ बनाएंगे ना, ये भी एनोड बाकी है ना भाई, ठीक है। इस एनोड को जिंक की रॉड ले आइए, जिंक की रॉड पूरी की पूरी ये जिंक की बनी होगी, यहाँ से भी जिंक के आयन्स निकलना शुरू हो जाएंगे यहाँ से भी ये जो आपको रॉड नज़र आ रही है जिंक की, ठीक है, ये जो प्लेट जिंक की है, इसमें से भी एटम्स टूट टूट के आयंस की शक्ल में निकलना शुरू हो जाएंगे, निकलना शुरू हो जाएंगे, निकलना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर ढेरों ढेर जिंक के आयंस आ जाएंगे। जिंक सल्फेट जो है, इससे भी जिंक के आयंस मिल रहे हैं, और ये जिंक की जो प्लेट है, ये भी, इससे भी जिंक के आयंस मिल रहे हैं। इसके एटम्स जो है टूट टूट के पानी में गिर रहे हैं, जिंक के आयंस बन रहे हैं। ये प्लेट धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, जिंक की प्लेट पतली होनी शुरू हो जाएगी और पतली हो जाएगी। इसका साइज़ क्यों कम हो रहा है, क्योंकि भाई इसमें से जिंक के आयंस निकल रहे हैं, जिंक के एटम्स, जिंक के आयंस बन रहे हैं मुस्तकिल मुस्तकिल मुस्तकिल। और ये कब हुआ, जब आपने इसको पॉजिटिव बनाया। कैसे बनाया, दूसरी वायर आपने इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके यहाँ इसके साथ अटैच कर दी, इस जिंक की स्ट्रिप को आपने एनोड बना दिया। दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। वैसे जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग नॉर्मली नहीं की जाती, मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है ना, क्रोमियम की होती है और ये SN टिन की होती है, ठीक है भाई। ये चैप्टर के टॉपिक्स आपके तमाम हो गए। अगले पार्ट के अंदर यानी कि पार्ट 16 के अंदर हम MCQs जो है वो देखेंगे, और MCQs देखेंगे, इस चैप्टर के MCQs देखेंगे। और क्या है इसके अंदर, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं बस। और आपकी ये बुक अल्लाह की रहमत से तमाम हो जाएगी। जिस तरह सेकंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक PDF कंप्लीट बुक जो है उसके ऊपर वीडियोस बन चुकी हैं, आप प्लेलिस्ट के अंदर देखें, आपको 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिलेगी कंप्लीट 13 चैप्टर के ऊपर, एक एक टॉपिक के ऊपर। मैं तो चलता ही बुक के हिसाब से हूँ, बुक के हिसाब से चलता हूँ, पेज खोलता रहता हूँ, पेज टर्न करता रहता हूँ, टॉपिक जो भी आता है उस पर वीडियो बनती रहती है। आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि आपकी बुक के अंदर कोई टॉपिक रह गया हो ना, एक भी टॉपिक नहीं। तो सेकंड ईयर केमिस्ट्री की पूरी बुक जो है उसके ऊपर वीडियोस बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ, एक्सरसाइजेस पे, टॉपिक्स पे, सब कुछ। नोमेनक्लेचर के ऊपर, ग्रैंड टेस्ट के ऊपर भी वीडियो बनाई है। 1.5 घंटे का 2 घंटे का ग्रैंड टेस्ट है, चेक करें अपने आप को नोमेनक्लेचर पे कितनी ग्रिप है आपकी, ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर पे, इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर पे, लाइक दिस। समझ में आ रही है बात आपको। और अब ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री भी अल्लाह की रहमत से मुकम्मल होने जा रही है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।